अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद रूबरू हो रहा हूँ आपसे। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि नहीं काम कर पाया। बहरहाल अब फिर से शुरू किया है काम, तो उम्मीद है ये कंटिन्यू ही रहेगा। आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यासर खान साहब, जो चीफ स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी के, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। यासर साहब खैर मकदम है प्रोग्राम में। जी शुक्रिया आपका। यासर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं यहाँ, तो अपनी पार्टी को वजूद में लाने की क्या जरूरत पड़ी? महमूद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद में आना कोई यहाँ के आवाम की बेबसी, यहाँ के आवाम की लाचारी और मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए अल्ताफ़ साहब ने एक फ़ैसला किया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद में लाया, आना लाजमी है। उसकी अगर फ़र्ज़ कर लो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पर इन्होंने ट्रांसपेरेंट या करप्शन फ्री माहौल दिया होता, यहाँ पर निपोटिज्म फेवरेटिज्म नहीं किया होता, गुड गवर्नेंस दी होती, और यहाँ पर अच्छे स्कूल जो है तालीमी अदारे होते हैं, यहाँ पर महकमा जो सेहत था वहाँ पर अच्छी मिशनरी होती, अच्छी तरह से लोगों को कोई परेशानी नहीं होती, या दूसरे दीगर डिपार्टमेंट थे, तो मुझे नहीं लगता किसी ज़रूरत थी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की। 5 अगस्त 2019 को अल्ताफ़ साहब ने देखा, उसके बाद काफ़ी जो थी यहाँ के जब हालात देखे, उन्होंने देखा कि यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम को जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं वो एक्सप्लाइट करती रही है, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये मजीद एक्सप्लाइट करें जम्मू कश्मीर के, क्योंकि आपने पहले भी देखा है कि वो हमेशा अपने ही फायदे के एतबार से लोगों को एक्सप्लाइट करके और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कई लोगों की भड़काने की वजह से कई लोगों ने जाने में जो गवाई है। तो अल्ताफ़ साहब ने और उनके साथ उन्होंने अपने साथियों से बात की, उन्होंने कहा इस वक्त की ज़रूरत है, अपनी नौजवान नस्ल को बचाना है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उनके मसाइल का किस तरह से अजाला किया जाए। तो ऑप्शन क्या था? ऑप्शन एक ही था कि किसी तरह कोई एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को सामने लाया जाए, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है 2020 में जब वजूद मार्च में आई। उसके बाद आप देखें कि जो पहले भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो भी तो दिल्ली से ही बात करती थी, कहीं कलकत्ता में जाके तो बात नहीं करती थी। किसी भी गवर्नमेंट होती थी तो यही जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी थी अपने मसाइल उनके सामने रखती थी। तो उसी तरह अल्ताफ़ खालिद साहब ने कहा कि नहीं, ये जो आज तक एक्सप्लाइट करते थे जम्मू कश्मीर की आवाम को, इस तरह से जम्मू कश्मीर आवाम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, और जम्मू कश्मीर की आवाम यानी आपके कहने का मतलब है कि जो यहाँ बाकी की रीजनल पार्टीज हैं वो लोगों के मफाद में या रियासत के मफाद में बात नहीं कर रही। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि जब यहाँ के नौजवानों को बचाना हमारी अव्वल तरजीह थी, और यहाँ पर अमन कायम करना हमारी अव्वल तरजीह थी, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की आवाम के हक में था। उस वक्त अल्ताफ़ खालिद साहब ने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर गवर्नमेंट से अपील की, उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि यहाँ पर जितने लोग डिटेन किए हुए हैं, जो नौजवान डिटेन थे, कि उनको छोड़ा जाए, और काफ़ी सब मैक्सिमम छोड़ा उस वक्त। उसके बाद जो कुछ एक्टिविस्ट थे या पॉलिटिकल लोग थे कि इनको भी छोड़ा जाए। उसके बाद मेन जो यहाँ पर था कि यहाँ पर एक डर था कि यहाँ की नौकरियाँ जो हैं वो कहीं हाथ से निकल ना जाए। तो उस वक्त जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी निकाली थी 4th क्लास की, और जो एप्लीकेशन जो थी वो इनवाइट की थी अक्रॉस द कंट्री। जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इंटरवेन किया, इंटरवेन करने के बाद क्या हुआ कि वो रुक गया मामला, और अभी भी देख लो यहाँ की जो नौकरियाँ यहाँ के डोमिसाइल्स के लिए, चाहे गेस्टेड हों चाहे नॉन गेस्टेड हों, तो मैक्सिमम वही ले रहे हैं, उसमें कामयाबी ली। इसी तरह अल्ताफ़ खालिद साहब ने दूसरी ये कोशिश की कि ज़मीन के बारे में बहुत बड़ा एक हो गया था कि लोगों को एप्रीहेंशन, पता नहीं हमारी ज़मीन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, मतलब बाकी करेंगे। लेकिन उसमें अल्ताफ़ खालिद साहब ने एक कोशिश की काफ़ी हद तक, उसमें कुछ लीज या इंडस्ट्रियल क्लास को छोड़कर, कुछ एरिया को छोड़कर, बाकी उन्होंने एक एफर्ट की फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये मैं बात करना चाहूंगा कि आपके कहने का यही मकसद है कि अल्ताफ़ साहब जो है वो बाकी पार्टियों से हट के काम करना चाहते हैं, बाकी की पार्टियां काम जो नहीं कर रही हैं। एक बात। दूसरी बात ये, जैसे आपका कहना है कि यहाँ एक पार्टी की जरूरत थी जो पब्लिक के या नौजवानों की बात करे, एम्प्लॉइज की बात करे। क्या अल्ताफ़ साहब पहले भी तो एक पार्टी से ताल्लुक रखते थे ना, क्या वहां पे बात नहीं हो पा रही थी? उसकी मैं वजह जानना चाहूंगा। देखिए, अल्ताफ़ खालिद साहब जब थे, वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी वहाँ पर जो पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका सेटअप होता है। पार्टी प्रेसिडेंट और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। आप करना भी चाहो, फर्ज कर लो आप कुछ चीजें करना भी चाहो तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फर्ज कर लो एक न्यूज चैनल है आपका, अगर आपके आगे रिपोर्टर्स हैं, आपके आगे ब्यूरो हैं,
अगर आपका चैनल ही वो न्यूज नहीं चलाएगा, वो गुड जो अच्छा काम है उसको नहीं करने की रोकेगा, तो वो कहाँ से काम होगा फिर? इसका मतलब बिल्कुल, कहीं ना कहीं यानी आपको- इंडिपेंडेंट होके अल्ताफ साहब स्टेट की वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। एक बात ठीक है। दूसरी बात ये कि बी टीम, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती, क्यों बीजेपी के साथ लोगों को जोड़ा जाता है। चाहे वो आप यहाँ हमारे डीडीसी के इलेक्शन हुए उसमें भी ये चीजें सामने आई। क्यों हर इंसान ये एक नई उभरने वाले चेहरे को या किसी नई पार्टी को बीजेपी के साथ मुंसलिक करता है? देखिए, ये आज नई बात नहीं है। डेमोक्रेसी में कल और भी मजीद पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का वजूद आ सकता है। अब देखिए, अलायंस जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहाँ तक बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अलायंस में भी रही है भारतीय जनता पार्टी की, पीडीपी भी अलायंस में रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का तो बीजेपी के साथ कोई अलायंस हुआ नहीं है। अब पीडीपी जब बनी थी तब गवर्नमेंट किसकी थी सेंटर में? बीजेपी की थी। तो अब मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये वो लोग बोल रहे थे जिन लोगों को ये था कि इनकी कमजोरियां हैं, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की कमजोरियां हैं कि इन्होंने क्या क्या लोगों के साथ धोखे किए हैं और किस तरह से बेईमानियां की हैं। इस तरह से इन्होंने एलिगेशन, मतलब इन्होंने सोचा कि कहीं जो अल्ताफ साहब बोलेंगे तो अल्ताफ साहब को कैसे रोका जाए और कैसे लोग उन पर यकीन ना करें। लेकिन आप पिछले 3 साल से देखें, अल्ताफ साहब के साथ एक हजूम जो है जुड़ रहा है, क्योंकि वो जो सच बोल रहे हैं ना, आप देखें ना, वो तारीख के हवाले से बात करते हैं जो इन्होंने इनके दौर में हुआ है। अगर वो बोलते हैं कि 370-35A जो है 90% डाइल्यूट हो गया था, ऑलरेडी इन्होंने किया था, क्या इसमें झूठ है? अल्ताफ बुखारी साहब, एक मुझे चीज़ समझाने की कोशिश कीजिए महमूद साहब। अल्ताफ बुखारी साहब ने ऑन फर्स्ट डे यही कहा कि जब एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A हुई, अगर ये जिस दिन वापस आएगा सबसे ज्यादा हम खुश होंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, यही कहा। लेकिन जिस गवर्नमेंट ने इसको एब्रोगेट किया, ये आपको वापस नहीं देगी। तरीके दो ही होते हैं, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया देती है या कोर्ट देती है, इंटरप्रिटेशन करके कि पार्लियामेंट ने गलत किया या सही किया। ये तो जाहिर सी बात है, जिसने एब्रोगेट किया वो कहां से वापस देगा? लेकिन ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या कहते थे जी, हम जंग लड़ेंगे, यही कहते थे, हम इसके खिलाफ ये करेंगे ये करेंगे। फाइनली अल्ताफ साहब ने कहा कि जो भी देगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन उन्हीं के पास है। अब फाइनली क्या होगा, ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टी किस बात पे पहुंची है? जो अल्ताफ साहब स्टार्टिंग से ऑन फर्स्ट डे कह रहे थे, आज देखें सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाते हैं पिक्स बनाने के, देखिए जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देगा। तो अल्ताफ साहब भी तो यही कह रहे थे। जो चीज सुप्रीम कोर्ट में है उसमें क्या अपनी पार्टी की तरफ से भी वहाँ अपील दायर की गई है? आपको भी वकील है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पब्लिसिटी स्टंट होता है ना लोगों का, वहां पर 66 पिटीशन है, नियर अबाउट 66 पिटीशन है, कोई एक पिटीशन नहीं है। वो 99% सिविल सोसाइटी की तरफ से हैं, एनजीओ की तरफ से हैं, आपके कुछ जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से हैं। उन पिटीशंस पे क्लब करके कॉन्स्टिट्यूशन की देखा जा रहा है। अब कुछ लोगों को होता है बीच में कि मैं, अब सपोज कर लो मैं भी यहाँ से एक पिटीशन अपनी उस वक्त लगा लेता, ठीक है, तो मैं बोलता जी मेरा भी नाम आ जाएगा। देखिए, ये ऑल मतलब पब्लिसिटी स्टंट। ये लोग सिर्फ यहाँ के, जब आप मुझे बताएं, यहाँ पर जो थी महाराजा हरि सिंह के टाइम, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कितनी चीज़ों पर हुई थी? 3 चीज़ों पर हुई थी। उन्होंने इन द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर किया, उन्होंने कहा 3 चीज़ों पर हुई। उसको वीकन किसने किया? आप देखिए, उसको वीकन किसने किया? उसको वीकन करने वाली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? आप देख लें। उसके बाद यहाँ पर IAS IPS की एंट्री की, वो किसकी पॉलिटिकल पार्टी थी? आप देख लें हाइड्रो, ये जो प्रोजेक्ट है NHPC के, ये किसकी गवर्नमेंट के टाइम आए? आज हम कह रहे हैं जी बिजली महंगी होगी, हम बोल ही रहे पानी की दिक्कत है। तो अगर उस वक्त ये चाहते तो कम से कम 50% तो अपनी स्टेट के लिए रखना था उस वक्त। आज यूटी के नाम से जाना जाता है। तो मुझे चीजें बताएं ना आप, मुझे इनका समझ नहीं आ रहा है। ये हर तरफ चले जाते हैं, इनका कोई स्टैंड नहीं है। इनका स्टैंड सिर्फ इतना है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर में पहले थी, इनका सिर्फ यह है कि हम किसी तरह कुर्सी इक़्तिदार में रहने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को समझने के लिए मुझे लगता है एक मास लेवल पे अवेयरनेस की जरूरत है। आप लोगों के साथ, आप जनता के साथ क्या धोखे हुए, हम लोगों के साथ क्या धोखे हुए, कैसे हमें इलेक्शन के टाइम में लूटा जाता है, तो इन चीज़ों पे एक बहुत बड़ी डिबेट की जरूरत है और आम पब्लिक को समझने की जरूरत है। जो अभी आने वाले इलेक्शन में आप सब ने मिल के ये बताना है कि हमें किसकी सरकार चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए, किसने हमारे साथ क्या किया। बहरहाल डेवलपमेंट के मुद्दे पे हम बात करेंगे यासर साहब। उससे पहले एक पिछले कुछ दिनों कविंदर गुप्ता जी बड़ी सुर्खियों में रहे हैं, युवा या राजपूत सभा में। उनको अप्रिशिएट करता हूँ, युवा राजपूत सभा, क्योंकि वो एक बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं, अपने राइट की बात कर रहे हैं।
उनके ऊपर कुछ इल्जामात लगाए गए कविंदर गुप्ता साहब की तरफ से कि पैसा लेके या प्रोटेस्ट करना या क्या करना, आप क्या समझते हैं कि बीजेपी एक साइड से कहती है कि युवा राजपूत सभा जो है वो उनका पार्ट है, दूसरी तरफ से देखा जाए टूल्स प्लाजा के लिए या छोटे मोटे मुद्दों के लिए उनको सड़कों पे आना पड़ता है? किस तरह से देखते हैं, क्या कविंदर गुप्ता जी ने क्यों ये बयान दिया है? देखिए, जो युवा राजपूत है इसमें कोई शक नहीं, वो आवाम से मसाइल जुड़े हुए थे। टोल प्लाजा की उन्होंने बात की, जेन्युइन बात की, सब ने कहा कि जी ये जेन्युइन काज हम उनके साथ हैं और उनका ये मसाइल जो है टोल प्लाजा का ख़त्म होना चाहिए। वो तो एक है, क्लियर है, उस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी है। अब जो आपने कहा कविंदर साहब ने कहा, तो वो कविंदर साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस कंटेंट में कहा। हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं है कि किस बारे में वो बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी देखिए, जहाँ पर उनको लगता है कि जहाँ पर उनको अपने इंटरेस्ट की बात नज़र आती है। आप देखें ना, जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल में 2018 के बाद देखें, जहाँ पर उनको लगता है प्रोटेस्ट जब हो रहा होता है, कहीं भी प्रोटेस्ट होता है, भारतीय जनता पार्टी वाले पहुँच जाते हैं, उनको बोलते हैं नहीं जी हम आपके मसाइल हल करेंगे। और जब वो गवर्नमेंट काम करती है बोलते हैं ये हमारी, पहले एक तरफ से वो कहते हैं जी गवर्नमेंट हमारी नहीं है, एक बोलते हैं ना, वो अक्सर आप देखेंगे उनके जो लीडर्स हैं वो बोलते हैं जी हाँ गवर्नमेंट हमारी नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम होता है तो वो कहते हैं जी, उसका क्रेडिट लेते हैं, कहते हैं जी हमने देखो हमने ये काम किया, हमने ये किया, हमने ये किया। लोगों को अपना पॉलिटिकल स्कोर गेन करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जैसे कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है बोलते हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन गलत कर रही है। ये तो खुद इनको पता नहीं है, खुद कन्फ्यूज है। तभी तो हम बार बार अल्ताफ साहब बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेट ऑफ डिग्निटी आंध्र के साथ दिया जाए, इस पर जो है पंजाब स्टेट और हिमाचल स्टेट या दूसरी जो रियासतें हमारी दिया जाए और यहाँ पर असेंबली इलेक्शन करवाए जाएं, कोई भी गवर्नमेंट आए। तभी तो हम बार बार बोल रहे हैं। यासिर साहब, मैं ये समझना चाहूँगा अभी, क्योंकि पंचायत के इलेक्शन हो या डीडीसी हो, म्यूनसिपैलिटी के हों, ये करीब हैं, किस तरह से देखते हैं जो पिछली बार मरकजी सरकार ने एक 3 टायर सिस्टम बनाया यहाँ जम्मू कश्मीर में और उसको मजबूत करने की बात की, आप किस तरह से देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट हुई है इन इलाकाई जात में? अगर हम खाली कंस्टिट्यूएंसी सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, आप किस तरह से देखते हैं कि पिछले 4 साल 4.5 साल में क्या चेंजेस आई है? देखिए, रिकॉर्ड में तो गूगल डेटा में तो इन्होंने 100% अचीवमेंट दिखाई है। हकीकत मायनों में एलजी साहब या चीफ सेक्रेटरी साहब या सेंटर की कोई टीम यहाँ पर आए, यहाँ पर जाके जमीनी सतह पर देखे ना काम हुए या नहीं हुए, वहां पर हकीकत पता चल जाएगी कि आपके अफसर जो हैं या आपको कितना गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। सब इंफॉर्मेशन गलत जा रही है। आप देखें कौन सी डेवलपमेंट हुई है मुझे बताएं। एक जो हाईवे रोड है उस पर काम हो रहा है, क्योंकि वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आ जाता है नेशनल मिनिस्ट्री में। लिंक रोड की आप देखें बुरी हालत है। यहाँ पर जो लिंक्स रोड है उनकी कंडीशन देख लें आप, बहुत बुरी हालत है, खस्ता हालत है। वो तो ऐसे हैं कि चलने के काबिल नहीं है, तो गाड़ी कहाँ से चलेगी। तो यहाँ पर कोई किसी तरह से ये अगर ये बोलते हैं आगे हमने बड़ा कुछ किया, और जहाँ तक डीडीसी बीडीसी की बात करते हैं, आप देखें बहुत सारी पीएमआई स्कीम थी। अब पीएमआई स्कीम में आप देखें कि लाख रुपया किसी को मिलता है, 2 लाख रुपया मिलता है या लाख मिलता है, फर्ज कर लो, तो उसमें से 30,000 तो कमीशन चली जाती है। क्या यहाँ ये कोई नहीं जानता, सुनकोट या पूंछ डिस्ट्रिक्ट या रजौरी पूंछ, हर जगह ये हालत है। तो वो 30,000 मिल जाएगा, तो मुझे बताएं पीछे बचेगा क्या? उसके बाद जो डॉक्यूमेंट उसने बनाने या उसके लिए जो मेहनत करनी है और खर्चा लास्ट उसको मिलेगा क्या? करप्शन इस दौर में जहां भी गवर्नमेंट एक गरीब आदमी को एम्पावर करने की कोशिश कर रही है, तो करप्शन की वजह से वो नुकसान में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। बिल्कुल। आप देखें निरगा का है जहाँ तक, हाँ। आप देखें निरगा में आप कह रहे हैं जी 100 दिन का रोजगार शायद। हाँ। अब वो जो काम करेगा वो तो मजदूरी करेगा ना, जो खड़ा रहेगा जो काम करेगा उसको क्या मिलेगा? उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद कि इससे फायदा जो है यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेसी है उसको फायदा हुआ होगा, आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? आम आदमी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये अगर इसी पैटर्न पे ये करवाएंगे, अब फर्ज कर लें तो डीडीसी जो है अगर कुछ नहीं कर सकता या बीडीसी कुछ नहीं कर सकता, तो देन आप देखिए अगर इस दौर में डीडीसी या बीडीसी बनाए तो कोई इतना, मैं कहूँगा कि पंचायत सिस्टम को इन्होंने कहा हमने एम्पावर किया। कुछ पंचायत जो थी या कुछ डीडीसी आजाद होंगे जिन्होंने मेहनत की होगी, कोशिश की होगी, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं मिली होगी, थोड़ी बहुत ही मिली होगी। आप देखिए इस दौर में सबसे ज्यादा तो रिश्वत हुई है। रिश्वत इस वक्त ऑल टाइम जो है हाई है, मतलब इतनी रिश्वत है जिसका शुमार नहीं है। कोई लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की इंटेंशन अच्छी थी, एलजी साहब की थी या चीफ सेक्रेटरी साहब की थी कि ये ऑनलाइन सर्विस की जाए, ये जो करप्शन का जो है इसको कर्व किया जाए, खत्म किया जाए, लेकिन वो कर्व नहीं हुई ना। फिर भी उनके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया जाता है कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर, क्योंकि इसलिए ऑफलाइन आके वो लोग मिलेंगे। तो इस वक्त आप कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में कोई बहुत सारा ग्राउंड में कुछ हुआ है, ये गलत ऑफिसर जो है ऊपर तक जो है उनको इतला दी जाती है, इसलिए टोटली ये नाकामयाबी है इस वक्त मैं कहूँगा।
करप्शन को खत्म करने के लिए यासर साहब किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए किस तरह इसमें कमी आएगी, किस तरह खत्म होगी? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ओवरनाइट में आप करप्शन खत्म करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, अगर वो को पाया जाता है ना करप्शन में, एक तो हायर ऑफिसर्स, हायर आप देखो, करप्शन जो होती है लोअर पे नहीं कह सकते। करप्शन एक सेटअप होता है इसका, उसके सेटअप को तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप सेटअप नहीं तोड़ोगे, जब तक सपोज करो जो गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, आप उसमें 3 जगह से ट्रांसपेरेंट करने का रास्ता गुजार दो, तो कहीं ना कहीं रुकावट तो आएगी ना। अगर एक ही दरवाजा है, एक ही विंडो है, तो उस विंडो से आसानी से करप्शन हो सकती है, गिव एंड टेक हो सकती है। और दूसरा इसमें मुझे लग रहा है कि आवाम को भी इसमें जो है अपना आप करना पड़ेगा सामने। और मुझे लगता है इसमें जो एक हमारा जो सजा का रेट है ना, जो हमारा एंटी करप्शन जो होती है, जो एसीबी जब कोर्ट में चलान पेश करती है, तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी एविडेंस में कहीं ना कहीं कमी होती है। अगर एविडेंस स्ट्रांग होगी तो उनको सजा मिलेगी। तो एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जब मिलती है तो दूसरे एम्प्लॉइज में नहीं, दूसरी बात मैं ये समझना चाहूंगा, मुझे लगता है एक अहम रोल अदा कर सकते हैं जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं इस वक्त ड्यूटी के अंदर, वो 5 हो, वो सरपंच हो, वो बीडीसी हो, टीडीसी हो, क्योंकि वो इसमें एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। अगर हम ऑफर खुद करते हैं कि आप लाख रुपए का मुझे काम दो, 20,000 उसको मैं डिपार्टमेंट लेगा या कोई और लेगा तो बाकी उसको मिलेगा, तो क्या ये चीजें खत्म कर सकते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव? देखिए महमूद साहब, एक माइंड अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये बना लेना, इफ यू आर ऑनेस्ट देन एवरीबॉडी विल सल्यूट यू, इफ यू आर करप्ट नोबॉडी विल सल्यूट यू। ये माइंड सेट ये होना चाहिए। माइंड बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर माइंड सेट ये हो कि हमने कोई भी इसमें हमारा कोई शेयर नहीं होगा, हमने टोटली एब्सोल्यूट जो है एब्सोल्युटली जो है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, जो भी काम होगा, जो भी स्कीम्स होंगी उन तक पहुंचाएंगे। और ऑफिसर को जहां पर वो गलत करेंगे हम उनको टोकेंगे, उनको रोकेंगे और आवाम को भी इसमें अवेयर करेंगे। मुझे ये लगता है कि आने वाले इलेक्शन में, अब सरपंच के इलेक्शन करीब है, शायद बीडीसी के भी हों या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जो है ये नजदीक है, लेकिन आम आदमी को, आम पब्लिक को ये सोचना है जो लोग आपने चुने हुए थे उन लोगों ने कितना काम किया है और करप्शन में कितना हाथ किसका रहा है। करप्शन खत्म करने के लिए आपके लीडर को बोल्ड होना अहम है और लाजमी है। यासर साहब, अब वक्त कम है, मैं ये बात करना चाहूंगा, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सुनकोर कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करूंगा, या हेल्थ सेटअप को किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल है, फर्ज कर लो हायर सेकेंडरी स्कूल आपका 2 कनाल, 4 कनाल, 5 कनाल में है, 3 कनाल में है। उसके बाद वहाँ पर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, अंदर आपके पास लाइब्रेरी भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, जितने भी स्कूल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है। आप टीचिंग पर तभी फोकस कर पाओगे, टीचिंग क्वालिटी तभी बच्चों। आप देखिए एक बच्चा जाता है ना, अगर वो नीचे टाट में बैठेगा ना, कहीं ना कहीं उसके माइंड को इफेक्ट और इम्पैक्ट करेगा, उसकी ग्रोथ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी पर्सनैलिटी में फर्क पड़ेगा। कंपेयर टू अगर उसको चेयर्स लगी होंगी और वहाँ पर उसको जैसे आजकल हर जगह प्रोजेक्टर पहुँचने चाहिए, लेकिन साथ में प्ले ग्राउंड होना चाहिए। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज बहुत एसेंशियल होती है बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद कंप्यूटर लैब होनी चाहिए। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्ड करने की जरूरत है। और जम्मू कश्मीर में आप पूंछ की, यहाँ की सुनकोट की आपने बात की, मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट पूंछ में 2-3 जगह जो टाउन होंगे वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर उनके पास लैब हो, कंप्यूटर हो या इस तरह हो। तो ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर जब बहुत अच्छा होगा ना, तो उसी से बच्चों के भी अट्रैक्शन आएगी, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं जाएंगे। अब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब आप सपोज कर लो एक मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल आपका बना है 10 मरले में, 5 मरले चलने की जगह है, वहाँ पर बच्चा कहीं बाहर भी नहीं निकल सकता है, वॉशरूम प्रॉपर नहीं है। तो देन कैसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी? क्वालिटी एजुकेशन तब मिलेगी कि अगर बच्चों को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, प्रॉपर जो लैब है, लाइब्रेरी है या कंप्यूटर लैब है या दूसरी किस्म की फैसिलिटीज दी जाएंगी, तो बच्चे ऑटोमेटिकली टीचिंग क्वालिटी भी बेहतर होगी, फैकल्टी भी मेहनत करेंगे। एजुकेशन में स्मार्टनेस की जरूरत है, कोकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, आउटडोर गेम्स होनी चाहिए, इंडोर गेम्स होनी चाहिए, ये चीजें सब जरूरी हैं। लास्ट सवाल जो है मेरा, इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? क्या अभी मरकजी सरकार का मूड है इलेक्शन कराने में या? देखिए अभी तक तो ये तो डिसाइड करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। हमने जब भी पूछा है, तो जब भी हम क्वेश्चन करते रहे, मेरे हज़ारों डिबेट हुए हैं, तो वो यही कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। लेकिन एक चीज़ है कि जब तक MOS इसमें क्लियरेंस नहीं देगी जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के लिए, तब तक तो होंगे नहीं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो गवर्नमेंट है इसमें बहुत बड़ी कामयाबी इनको मिली है। जो स्टोन पेल्टर्स की जहाँ तक बात है वो टोटली इन्होंने ख़त्म किया है और मिलिटेंसी की कमर भी इन्होंने तोड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। हालात तो पुरअमन है,
कहीं इक्का दुक्का, जैसे आज भी एक इंसिडेंट हुआ अनफॉर्चुनेट, और हमें बड़ा दुख है उस बात पर, जो शहादत हुई है कर्नल साहब की, एक मेजर साहब थी, एक हमारे DYSP साहब थे। तो ये एक बड़ा झटका लगा, लेकिन वो भी जो इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, मुझे लगता है हमारी जो फोर्स है उनको जल्द से जल्द एलिमिनेट करेगी, उनको सबक सिखाएगी। लेकिन अब हमारा इस वक्त मुझे लगता है कि 99% हमारे IGP साहब ने, पिछले DGP साहब ने भी कहा था, हमारे नॉर्दर्न कमांड के जो है लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने भी कहा था कि 99% हमने इसको ख़त्म कर दिया है। तो हालात पूरा बने, और मुझे लगता है कि हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में, बल्कि अगर DDC का हो सकता है, ये BDC, ये जो पंचायत और म्यूनसिपल का हो सकता है, तो क्यों नहीं असेंबली इलेक्शन हो सकता। यासर साहब, बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ यासर खान साहब, नाज़रीन ने हमारे साथ बात की, और एक बहुत ज़रूरी बात जो कही है अभी UT जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जैसे यासर साहब ने बताया कि हालात पुरअमन है, काफ़ी फ़र्क है। खासकर अगर हम स्टोन पेल्टर्स की बात करें तो बहुत बड़ा फ़र्क है, यानी अब ना के बराबर है। ये सरकार ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन इसके साथ हम सब की जिम्मेदारी बनती है नाज़रीन, मेरी भी, आपकी भी, आम इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है अपनी रियासत को, अपनी अभी तो यूनियन टेरिटरी है, इसको पुरअमन रखने की हम सब की जिम्मेदारी है। आओ सब मिल के इस जम्मू कश्मीर को पुरअमन बनाए, जन्नत को वाकया में ही जन्नत बनाए। विदा लेने से पहले आप सबसे गुजारिश है, आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें। इसी के साथ मुझे यानी महमूद ख्वाजा को इस शर्त के साथ इजाज़त दीजिए कि आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।